नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे आपके यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड, आपके जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो उनको सॉल्व कर रहे थे। 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, जो आपके 41 से लेके 50 तक है। ठीक है ना। टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे 60 तक निपटाने थे, पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वो 50 मिनट की वीडियो बन चुकी थी, इसलिए मैंने 50 पे उसको रोक दिया था सीरीज़ को। तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो 51 से लेके डिस्कस करेंगे 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना, आप उसे ज़रूर देख लेना। और पीडीएफ भी मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, साथ ही कर दूंगा। ठीक है ना। साथ ही कर दूंगा। उसमें क्या होगा कि आपके 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस आपको। और फिर आपके 101 से लेके 120 तक क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग लगभग ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं एक ही साथ, क्योंकि मेरे पास एक ही फॉर्मेट पड़ा हुआ है, एक ही पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। जैसे मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो हु डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सी वॉज गांधी जी स्टाउंच डिसिपल। सिंपल सी बात है, गांधी जी की क्या एक शिष्या थी। सी वॉज द डॉटर ऑफ द ब्रिटिश एडमिरल, और सी वॉज द पॉपुलर नोन एज द मीराबेन। मीराबेन ये जो नाम था, ये किसका नाम था तो मैं बता देता हूँ। सिस्टर निवेदिता जो बोला जाता है वो भगनी निवेदिता को बोला जाता है। भगनी निवेदिता को बोला जाता है। आयरिश मूल की थी, ठीक है नहीं थी। और ये जो डिसिपल मानी जाती है, ये जो शिष्या मानी जाती है, वो स्वामी विवेकानंद की मानी जाती है। सिस्टर निवेदिता या भगनी निवेदिता इन्हें बोला जाता है। इनका जो रियल नेम था वो था आपका मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मार्गरेट मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। तो ये तो हट गया भाई आपका, ये तो हो नहीं सकता। मिस कारपेंटर के बारे में बताऊंगा, ये नहीं है। मिस लादे की बात करेंगे तो ये थी। ठीक है ना। गांधी जी की कौन शिष्या थी। और मिस नाइटेंगल, अब देखो यहाँ पे नाइटेंगल ऑफ इंडिया बोला जाता है सरोजिनी नायडू को। और नाइटेंगल जो नाम आता है वो था फ्लोरेंस नाइटेंगल से आता है। तो दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आज 12 मई है और वर्ल्ड नर्सेज डे मनाया जाता है। तो नर्सेज डे जो मनाया जाता है इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो मिस लादे की पहले बात करते हैं। तो मिस लादे जो थी वो उनका जन्म हुआ था, यही थी। तो आंसर बनेगा आपका थर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर होगा मिस लादे। इंग्लैंड में पैदा हुई थी। सी वॉज नेम्ड एज मीराबेन। इनका नाम रखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी पे एक पिक्चर बनी हुई बहुत ही अच्छी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी शायद से। तो वहाँ पे ये मीटिंग दिखा रखी है कि मीराबेन जो थी वो महात्मा गांधी से मिलती है और उनकी सेवा पानी भी करती है। ठीक है ना। तो सी वॉज द डॉटर ऑफ द ब्रिटिश रियल एडमिरल सर एडमंड स्लादे। मीराबेन फाउट फॉर द कॉज ऑफ द फ्रीडम। सी वॉज अ क्लोज डिसिपल एंड द कॉम्पेनियन ऑफ द गांधी जी। सी अकॉम्पनीड गांधी जी टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रखी गांधी जी ने। तो उस टाइम पे जो मीराबेन थी वो भी उनके साथ थी, और बताओ सरोजनी नायडू भी उनके साथ ही थी। सी डिड पायनियरिंग वर्क फॉर द सोशल रिफॉर्म्स इन द रूरल एरिया। ठीक है। तो आंसर थर्ड बन जाता है। सिस्टर निवेदिता की बात करें, आईएएस टीचर थी, ऑथर थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, और डिसिपल थी, शिक्षा थी किसकी, विवेकानंद की। ड्यूरिंग हर इनिशिएशंस इनटू द ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को अपनाती विवेकानंद गेव हर द नेम निवेदिता। नाइटेंगल की बात करेंगे, सरोजिनी नायडू के बारे में दिया गया 13 फरवरी 1879 को। भारत की कोकिला भी बोला जाता है। हैदराबाद ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई थी। पोइट थी, पॉलिटिशियन थी, और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थी। प्ले माहिर मुनीर, ये याद रखना इनका एक प्ले है, वॉज रिटन बाई हर एज अ चाइल्ड एंड इंट अर्न हर स्कॉलरशिप टू द स्टडी अब्रॉड। सरोजिनी नायडू, तो माहिर मुनीर के लिए इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी बाहर पढ़ने के लिए। सरोजिनी नायडू ज्वाइन द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो उस टाइम एक्टिवेट होती है 1906 के आसपास। ठीक है ना। सरोजिनी नायडू वॉज जेल्ड इन द 1930। जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, नॉन कॉपरेशन नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह के बाद, तो उस समय भी गांधी जी के साथ ही रहती है। 1932 में ये गिरफ्तारी देती है अपनी। ठीक है। 1942 के आसपास भी देती है। उस समय 21 महीने तक ये जेल में रहती। सरोजिनी नायडू, अभी याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 जो कानपुर सेशन था उसमें भारत की पहली महिला थी, जो क्या बनी थी, आपकी अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर बोला जाए कि पहली महिला कौन सी, तो 1917 का जो आपका कलकत्ता सेशन था उसमें बनती है आपकी कौन, क्या नाम था यार, अरे नाम कैसे भूल गया। सरोजनी नायडू, और अब मेरे दिमाग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल चल रहा है। अरे क्या नाम था यार 1917 में। ठीक है ना। आयरिश मूल की थी वो महिला भी। ठीक है ना। और विवेकानंद,
पसंद नहीं करते थे इन्हें। जब वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होती है आपकी 1893 में, तो वहाँ पर ये मिलती है, ठीक है ना, उस समय पहली बार देखने मिलती है। तो चलो अगर दिमाग में आ जाएगा नाम तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, हाँ कैसा नाम भूल गया यार, एनी बेसेंट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये 1917 में बनी, पहली महिला ये थी आईएनसी की जिन्होंने प्रिसाइड किया था। और फर्स्ट इंडियन बोला जाएगा तो सरोजिनी नायडू थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस। हाँ, फर्स्ट गवर्नर कौन बनी थी, तो यूपी की कौन बनी थी, यूनाइटेड प्रोविंस उसी को बोला जाता था। 1949 तक, अपनी डेथ तक ये रही थी। सीएम पूछा जाएगा तो सुचिता कृपलानी थी जो बनी थी, सुचिता कृपलानी, ये पहली सीएम बनी थी, ठीक है ना, फीमेल। अच्छा, अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करूँ तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये इटली में पैदा हुई थी। और इटली में कहाँ पैदा हुई थी, तो फ्लोरेंस एक जगह थी, नाम से याद रखना। और इन्हीं के नाम पे लेडी विद द लैम्प बोला जाता था, द लेडी विद द लैम्प। पेपर में पूछा जाता है कई बार, तो लिख लेना विद द लैम्प, ठीक है ना। तो पहली नर्स माना जाता है इन्हें पूरे विश्व की। और 12 मई आज का दिन, ठीक है ना, तो इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, वर्ल्ड नर्सिस डे। और दूसरी बात ये कि 1820 में पैदा हुई थी और 2020 में आपका 200 साल कंप्लीट हुआ था इनके जन्म का। और डब्ल्यू ने ये साल आपका 2020 ये डेडिकेट किया था किसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, मतलब नर्सेस को डेडिकेट किया था। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। मिस कारपेंटर की बात करें तो वॉज एन इंग्लिश एजुकेशन सोशल रिफॉर्मर्स हु केम टू इंडिया इन द 1866 में आई थी। से मेट द राजा राम मोहन राय को मेट किया था उन्होंने 1833 में, ठीक है। ड्यूरिंग द विजिट सी वेंट टू कलकत्ता, मद्रास एंड द बॉम्बे। सी कुड सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फीमेल चिल्ड्रन इन द कंट्री। सी मेट द केशव चंद्र सेन, जो आपके ब्रह्म समाज से के बाद में क्या बनते हैं, प्रधानाचार्य बनते हैं, राजा राम मोहन राय के बाद देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। द लीडर ऑफ द ब्रह्म समाज, अब बता देंगे आदि ब्रह्म समाज कौन सा था, कौन कौन से नेता इससे जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो हु आस्क्ड टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन द ब्रिटेन टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन रिफॉर्म्स। नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन्होंने फॉर्म किया था 1870। इट वॉज द डिफरेंट दैन द इन द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन उल्टा है, ये अलग है इंडियन नेशनल एसोसिएशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और लास्ट में लिखा हुआ है करेक्ट। तो कौन से सही है ये देखना है। तो सैयद अहमद खां वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है ना। सैयद अहमद खां, अभी बताता हूँ क्यों नहीं थे, ठीक है ना। सैयद अहमद खां स्टार्टेड विद मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेटर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब ये पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने 100 साल कंप्लीट किए हैं एज ए नेम ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आई थिंक 1920 के आसपास, 1919 की बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आई थिंक पिछले साल की बात है, पिछले साल, हाँ, जब 100 साल कंप्लीट हुए थे तो संबोधित भी किया था। तो इसके बारे में बात करेंगे। 1875 में बना था मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल। ये ओरिएंटल समझते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ओरिएंटल बोला जाता है जो सपोर्ट करते हैं इंग्लिश के अलावा बाकी जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाले जो अंग्रेज थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए बना पाए क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन को ये करते जैसे राजा राम मोहन राय थे ना, उसी तरीके के थे जैसे राजा राम मोहन राय के थे कि वेस्टर्न एजुकेशन आना चाहिए हिंदी के साथ साथ या संस्कृत के साथ साथ। सर अहमद खां, जो सैयद अहमद खां थे, इनको सर की उपाधि भी मिली थी, नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई थी। तो ये चाहते थे कि इंग्लिश के साथ साथ जो आपकी कौन सी उर्दू है वो भी साथ साथ पढ़ाई जाए बच्चों को। तो ये बिल्कुल सही है, 1875 में बना था। सैयद प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ वाज द प्रोपिगेटेड थ्रू द हिज मैगजीन तहदिब उल अखलाक। बिल्कुल इनकी ये आप मैगजीन याद रखना, ठीक है ना। इसमें इन्होंने प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ की बात की कि बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है मुस्लिम समाज को, ठीक है ना। आईएनसी के साथ कुछ अच्छी नहीं पड़ती थी, याद रखना, आईएनसी के साथ कुछ अच्छी नहीं पड़ती थी सर सैयद अहमद खां की। तो लिखा हुआ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज एड्रेसिंग द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑन इट्स सेनेटरी सेलिब्रेशन। वो 100 साल कंप्लीट हुए थे ना, तो थोड़ा दिमाग में रखना। तो लिखा हुआ सर सैयद अहमद खां बॉर्न इन द रेसेप्टेकल्स मुस्लिम फैमिली वॉज द लॉयलिस्ट मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कनेक्टेड थे। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द 1876 ही बिकेम द मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द 1878, ठीक है ना। नाइटहुड की उपाधि मिलती 1888 में, इसलिए सर की उपाधि लगती है आगे, सर सैयद अहमद खां। He wanted to reconcile the Western scientific education with the teaching of the Quran, which were interpreted in the light of the contemporary rationalism and science, even though he also held the Quran to be the ultimate authority. उन्होंने कुरान को क्या माना है, अल्टीमेट अथॉरिटी माना है।
तो जो पहले लिखा हुआ है कि वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, गलत है। ही वॉज ऑल्सो ठीक है ना जीलियस एजुकेशन एज एन ऑफिशियल ही ओपन द स्कूल इन द टाउन्स, गॉट द बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू एंड स्टार्टेड द मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज लेटर ऑन द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे बोला जाता है 1875 में उन्होंने स्टेबलाइज किया था। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ही ऑल्सो स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द वुमेन थ्रू, देखो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात भी करते हैं, बेटर एजुकेशन, महिलाओं की एजुकेशन की बात भी करते हैं, एंड बाय द अपोजिंग द पर्दा एंड द पॉलीगेमी। देखो पर्दा प्रथा को भी इन्होंने गलत बताया, और पॉलीगेमी, पॉलीगेमी मतलब होता है बहुविवाह, बहुविवाह मतलब कि कई सारी शादी करना, उसे भी गलत बताया था इन्होंने। एडवोकेट इजी डाइवोर्स एंड द कंडेमनिंग द सिस्टम ऑफ द पीरी एंड मुरीदी, ठीक है ना, इसको भी उन्होंने कंडेम करें। पीरी मतलब पीर जो होता है ना, पीर, पीर गुरु को बोला जाता है। एक बार शायद से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है ना। मुरीद बोला जाता है, मुरीद पूछा गया था, मुरीद, मुरीद शिष्य को बोलते हैं, ठीक है ना, शिष्य, पीर, मुरीद, ठीक है ना। तो सैयद प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ वर द प्रोपेगेटेड थ्रू द मैगजीन ऑफ द तहबदिल उल अखलाक, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एडिशनल अगर नॉलेज हो अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट के बारे में बता दूँ तो अलीगढ़ मूवमेंट इमर्ज एट द लिबरल मॉडर्न ट्रेंड among the Muslim intelligentsia based on the Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh. It aimed at the spreading the modern education among the Indian Muslim without weakening their allegiance to Islam, मतलब इस्लाम को पूरी तरीके से मानना है, बेहतर मानना है और बेहतर शिक्षा अपनानी है। सोशल रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम्स रिलेटिंग टू पर्दा, पॉलीगेमी, विडो रीमैरिजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विडो रीमैरिजेस के बारे में ये जो बताते हैं। वुमेन एजुकेशन, स्लेवरी एंड डाइवोर्स, द आइडियोलॉजी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट was based on the liberal interpretation of the Quran and they sought to harmonize Islam with the modern liberal culture। तो ये सर सैयद अहमद खां की आपकी क्या थ्योरी मानी जाती है। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। दे वांटेड टू इम्प्रूव द डिस्टिंक्ट सोशो कल्चर आइडेंटिटी टू द मुस्लिम ऑन द मॉडर्न लाइन्स, सोन अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ द रिलीजियस एंड द कल्चरल रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज़। ऐसे यार आज न्यूज़ में मैंने ये पढ़ा था कि लोग 20 जो प्रोफेसर थे उनमें से जो पॉजिटिव पाए गए थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 18 की मौत हो चुकी है। आज सुबह पढ़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेसलेस पेनल्टी स्कीम इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। बिल्कुल सही, सीबीडीटी ने इसे क्या किया आपका इंट्रोड्यूस किया। अंडर दिस स्कीम नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर विल बी सेट अप। बिल्कुल सही है, ये बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। तो फेसलेस पेनल्टी से पहले आपका एक ई असेसमेंट पॉलिसी भी आई थी 2019 में, 2019 में, उसके बाद है। और ये अच्छा इनिशिएटिव मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे देखने मिला, क्योंकि यहाँ से रिश्वतखोरी कम होगी। जब आप जो असेसमेंट करने आएगा आपके अकाउंट्स का, उसे अगर पता ही नहीं हो कि किसका करना है, कौन सा व्यक्ति है, और आपको पता ना हो, ठीक है ना, तो एक ट्रांसपेरेंसी इसमें बनी रहती है। लिखा हुआ है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ, मैं समझा दूंगा भी ये क्या है, ठीक है ना, आगे मैंने लिखा हुआ है द सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी इंट्रोड्यूस द फेसलेस स्कीम। ऐसे पीसी मोदी इसके आपके कौन है, हेड है, जहाँ तक मुझे याद है यार, मैंने पढ़ा नहीं काफ़ी टाइम से, तो पीसी मोदी शायद से हैं, आप देख लेना इसके हेड कौन है अभी सीबीडीटी के। सीबीडीटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 में। तो लिखा हुआ है हैंडल द रिकमेंडेशन फॉर द पेनल्टी इश्यूज अंडर द फेसलेस असेसमेंट प्रोग्राम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तो पहला वाला सही हो जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है ना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो 1963 था, उसके एक्ट है ये, ठीक है ना। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैदिक स्टैट्यूटरी मतलब जो एक्ट के थ्रू निकल के आती है, ठीक है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो आपका आर्टिकल के थ्रू निकल जाती है, और एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो आर्टिकल या एक्ट के थ्रू नहीं निकलती, जो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, उसे बोला जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी आपकी कौन सी, जैसे नीति आयोग है, इसका किसी भी आर्टिकल एक्ट किससे लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के हिसाब से आपका सीबीडीटी फॉर्म हुआ था। द स्कीम सिक्स टू इंश्योर दैट द ऑर्डर अराइजिंग ऑफ द फेसलेस असेसमेंट ऑफ द, देखो यहाँ पे देख रहे हो, फेसलेस असेसमेंट of the taxable income in the full proof or as a undergone multiple years of the review before a penalty of the confirmed or the dropped. National Faceless Penalty Center is the various region or unit will set up under this scheme। तो दूसरा वाला भी सही हो जाता है। The center will allocate the recommendation for the penalty। तो ये पढ़ लेना। तो यहाँ पे से थोड़ा देख लेते हैं सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अरे यार मैं फोटो लगाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना।
तो ये फेसलेस पेनल्टी स्कीम से पहले आपका एक इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर यहाँ पे लिखा होगा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ई असेसमेंट, ये लिखा हुआ है ना ई असेसमेंट प्रोग्राम 2019 से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मतलब कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, जो भी आपका कोई भी अगर ऑफिसर आता है अकाउंट चेक करने के लिए तो डायरेक्ट कांटेक्ट ना ही उसे पता होगा, आपके पास एक क्या होगा कोडिंग सिस्टम होगा जिसके थ्रू आपकी सारी डिटेल्स उसके पास चली जाएंगी, बीच में किसी भी तरीके का लेना देना नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका भी यार मैं लेके आया था PMF, अब वैसे लिखना पड़ेगा FBY बोलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द ऑब्जेक्टिव द स्कीम इज द इनकरेज द फार्मर टू अडॉप्ट द इनोवेटिव एंड द मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बिल्कुल सही है। द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर द ऑल द फार्मर। ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड KCC ये बना रखा है तो आपको लेना पड़ेगा। इससे होता है क्या है कि 4 तरीके की फसल होती है, एक तो रबी की फसल होती है, एक आपकी खरीफ की फसल होती है, और एक आपकी जो होती है वो होती है आपका कमर्शियल क्रॉप या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं। तो उसमें जो आपका अभी प्रीमियम रेट चल रहा है वो रबी की फसल में 1.5% के आसपास है, जो आपकी सर्दी की फसल होती है, और जो मानसून की फसल होती है जैसे अब बोई जाएगी जो, तो वो होती है 2% के आसपास है इस पर प्रीमियम रेट, और कमर्शियल और जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड उसमें 5% के आसपास आपका प्रीमियम रेट है, अभी जो मैं बता दे रहा हूँ फसल बीमा योजना के तहत। तो लिखा हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सक्सेसफुल कंप्लीट द 5 years 13 जनवरी 2021। ठीक है, लिखा हुआ द स्कीम प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि फसल बीमा होता है, अगर मान लो कि 50%, आई थिंक 50% से ज़्यादा है, अगर किसी भी हालत में 50% ज़्यादा आपकी क्रॉप्स को नुकसान होता है तो आपको तुरंत क्या दे दिया जाएगा इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर द 90% ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी ऑफ द नॉर्थन ईस्ट। देखो ठीक है, अच्छा द प्रीमियम कॉस्ट ओवर द अबव द फार्मर शेयर द इक्वली सब्सिडाइज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, अच्छा बाकी स्टेट्स के लिए जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके लिए 50-50% है, सेंटर और स्टेट 50-50% इंश्योरेंस का देंगी। पर अगर बात आती है हिमालयन स्टेट्स की जैसे उत्तराखंड है या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात आती है तो वहाँ पे 90-10 का रेशियो है, 90% आपका सेंटर देगी और 10% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है ना, जो भी हट जाना होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम द प्रोवाइड द इनकरेज इंश्योरेंस कवरेज एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ द फेलियर ऑफ द एनी नोटिफाइड क्रॉप्स एज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है, बता अडॉप्ट द इनोवेटिव मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, द एवरेज सम ऑफ द, ठीक है, तो लगभग कितना रुपीज़ है, तो लगभग 40,700 रुपये के आसपास, करोड़ में होगा यार ये। ठीक है, द स्कीम कवर्स द 5.5 करोड़ फार्मर्स। ठीक है, अभी जो कवर किया जा रहा है लगभग 5.5 करोड़ फार्मर्स इसके अंतर्गत आते हैं। 90,000 करोड़ रुपीज़ इसमें लग चुके हैं गवर्नमेंट के, तो ये याद कर लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बिल्कुल, अब कैसे पता करना है, जम्मू कश्मीर अभी आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी का जो पूरा कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं, जैसे चंडीगढ़ हो गया या दादरा नगर हवेली हो गया, ये जितने भी आते हैं आपके, तो ये आपके क्या यूनियन टेरिटरी होती है। ठीक है ना, 2 को छोड़ के पुदुचेरी और न्यू दिल्ली जहाँ पे क्या अभी आपकी गवर्नमेंट फॉर्म है। तो बाकी जगह क्या होता है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, वहाँ पे जितनी भी स्कीम आती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आती है 100%। तो पहला तो सही है। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट द जॉब लीडिंग टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। बिल्कुल सही, वहाँ पे जॉब क्रिएट करना है भाई वहाँ के लोगों के लिए, सेंटर का ही है। अभी वहाँ पे चुनाव भी हुए थे आपके, तो वो हुए थे आपके लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए हुआ था, जैसे बोलते हैं आपके पंचायती या फिर बोलते हैं आपके म्यूनसिपैलिटी वाले। ठीक है ना, आई थिंक वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना, वो फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी, उसका कश्मीर की तरफ वो रही है, और जम्मू की तरफ आपकी जैसे BJP ने बाजी मारी है, पिछले साल की बात है। तो लिखा था कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, तो चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अप्रूव द एम्बिशियस सेंट्रल स्कीम फॉर द बूस्ट द ब्लॉक लेवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। द सेंट्रल स्कीम, ठीक है ना, तो ये याद रखना, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर विल हैव द 28,400 करोड़, ये आपका खर्चा किया जाएगा 2037 तक। 100% आपका फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जनरेट करेगी जॉब्स और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। दो उसमें रहेगी बंटी हुई, मैं बता देता हूँ। एक रहेगा आपका जोन ए, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव होगा लगभग 30% का, और जोन बी होगा जिसमें लगभग कितना होगा 50% के आसपास आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। द वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव ऑफ द स्कीम विल कवर ऑल एक्सिस्टिंग यूनिट एज द एनुअल रेट ऑफ द 5%, मैक्सिमम 5 years और मैक्सिमम लिमिट ऑफ द 1 करोड़। ये मिल सकता है पैसा। 5% की आपकी क्या बनेगी रेट, इंटरेस्ट रेट बनेगा, 1 करोड़ की आपकी लिमिट हो सकती है। जोन ए सॉरी, जोन ए और जोन बी के लिए आपका 5 करोड़ तक का है, और 7.5
करोड़ तक ये जा सकता है। 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ 7.5 करोड़। तो जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव हो तो 300% ऑफ द एलिजिबल वैल्यू ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पढ़ लेना 10 साल के लिए। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएम उजाला स्कीम। पीएम उजाला स्कीम अगर लिखा हुआ तो लिखा इन दिस स्कीम नॉन सब्सिडाइज एलईडी बल्ब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। बिल्कुल सही है, नॉन सब्सिडाइज ही थे। नॉन सब्सिडाइज मतलब जैसे आपके सिलेंडर होता है ना, तो सिलेंडर पे आपको क्या देना होता है, सब्सिडी देती है सरकार, या फिर जैसे राशन होती है ना, तो राशन पे सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि मान लो चावल पे जो खर्चा है वो 10 रुपये का है, पर आपको मिल रहा है कितने रुपए में, 5 रुपये में। अभी 5 रुपये में कैसे मिल जाएगा, तो घाटा है। तो होता क्या कि सॉरी, किसान को वो 5 रुपये गवर्नमेंट देती है, तो ये सब्सिडी बोली जाती है। जैसे सिलेंडर में होती है, जैसे सिलेंडर की अगर कीमत देखी जाएगी तो 900 के आसपास है, पर जो ऑनलाइन सब्सिडी होती है, आप जब परचेज़ करते हैं तो 200-150 रुपये के आसपास आपके क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वो सब्सिडी कौन देती है, वो गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। तो जब एलईडी बल्ब वाली उजाला स्कीम आई थी, उजाला को मैं बता दूं, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये मानी जाती है 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी 1 मई को। तो आपने देखा होगा, या तो आप जितने भी आपके थे हमें जो मिला है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बात की जाए, तो आपका जो जहाँ पे आपका बिजली का बिल जमा किया जाता है, जो पावर आपका क्या है, पावर ऑफिस है, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफिस है, तो वहाँ पे बल्ब मिल रहे थे आपके एलईडी बल्ब्स। ठीक है ना, आई थिंक 100 रुपये के थे, कितने रुपए के थे, तो नॉन सब्सिडाइज रेट पे थे। या फिर अगर आपके 5 रुपये नहीं थे तो आपके जो बिजली का बिल आता था उस पर ऐड ऑन कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये था, तो नॉन सब्सिडाइज था, बिल्कुल सही है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस। जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो आपकी क्या है सोर्सेज है, या बोल सकते बॉडी, वो कौन सी आपकी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज है। तो दूसरा भी सही है, दोनों आंसर सही बन जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखा हुआ है, तो उजाला स्कीम थी उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडी। ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डायोड बोला जाता है एलईडी को। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी स्कीम थी मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। आपका लगभग जो 5 वाट का जो बल्ब होता है, वही लगभग कितना 100 वाट का जो नॉर्मल बल्ब होता है उसके बराबर आपका लाइट दे देता है। ठीक है ना, तो ये स्टार्ट होता है रिप्लेसिंग द बचत लैम्प योजना, इसको क्या था और इम्प्लीमेंट किया था किसने, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, नॉन सब्सिडाइज थे, तो पहला वाला सही हो जाता है। 2017 में क्या होता है, इंडिया ने अनाउंस किया था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी किस तरफ, यूनाइटेड किंगडम की तरफ भी, यूके की तरफ भी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है ना, लगभग कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, 36.69 करोड़ एलईडी बल्ब आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए। एनर्जी सेविंग लगभग 47.65 बिलियन किलोवाट आवर पर ईयर हम सेव कर सकते हैं। तो ये याद कर लेना, 2015 की स्कीम है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कायाकल्प अवार्ड। लिखा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ नेशनल इनिशिएटिव कायाकल्प on the 15th of May 2017 to ensure the hygiene, sanitation, cleanliness in the public health facilities। जैसे हाइजीन, साफ सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन इंडिया, सब सही है। पर कायाकल्प जो स्कीम थी 2017 में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। ठीक है ना, ये 2015 की है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2015 की स्कीम है, तो पहला वाला हो जाता गलत। द मेरा अस्पताल इंसेंटिव, अब ये रिलेटेड किससे, हेल्थ फैसिलिटीज से, मतलब जहाँ पे भी आपका क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे उन्हें साफ सफाई रखने, तो कायाकल्प हो गया, मेरा अस्पताल इंसेंटिव हो गया, इससे रिलेटेड आपका 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। was launched to capture the patient reaction to the services offered in the hospital, help improve the services by taking the corrective measures। तो ये दूसरा वाला सही है, तो ओनली सेकंड वाज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वॉरफेयर। आपके कौन है अभी, डॉक्टर हर्षवर्धन है जो आपके मिनिस्टर हैं इसके, चांदनी चौक दिल्ली से, इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, हाई स्टैंडर्ड सैनिटेशन हाइजीन। ठीक है ना, की पॉइंट्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च का कायाकल्प होता 15 May 2015, ना कि 2017, तो इसलिए गलत था। उसी के लिए था आपका हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीननेस इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है ना, तो पहला वाला सही हो जाता है, पहला वाला गलत हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है ना, सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, वेलनेस सेंटर्स इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हु हैव द अचीव, तो इनके लिए था ये। ऑब्जेक्टिव थे, तो ऑब्जेक्टिव ये पढ़ लेना भाई। ठीक है ना, ये सारे चीज़ लिखा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो, साफ सफाई होगी और क्या है। मेरा अस्पताल इंस्टीट्यूट जो था, इंस्टीट्यूट वाज लॉस्ट टू कैप्चर द पेशेंट रिएक्शन टू द सर्विसेज ऑफर्ड इन द हॉस्पिटल एंड द हेल्प टू इंप्रूव द सर्विसेज बाय टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। तो ये दूसरा वाला सही हो जाता है, पढ़ लेना। इसी के साथ आपका स्वच्छ स्वस्थ और सर्वत्र, ये इनिशिएटिव लिया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये याद रखना, 10 लाख रुपए का क्या वन टाइम ग्रांट भी दिया गया था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ग्रांट जो होता है वो वापस नहीं लौटाना होता है, ग्रांट की अगर कभी बात की जाती है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो एसडीजी गोल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस वैसे तो माना जाता है COP21 जो पेरिस समझौता था उस समय हमने क्या करी थी, कसमें खाई थी भाई कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ये लगभग 17 थे, 17 ही है शायद से। तो पहले बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, उन्हीं की होती है भाई, ठीक है ना, जो यूएनएफसीसी इसकी मीटिंग जब हुई थी, CCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। COP21 पेरिस, COP26 होनी है अब, ग्लासगो में हो गया आई थिंक सो। COP25 जो हुई थी वो हुई थी आपकी मैड्रिड में हुई थी, ठीक है ना। COP26 होनी है, ग्लासगो में होनी है आई थिंक सो। ग्लासगो कहाँ है आपका, तो ये यूनाइटेड किंगडम आई थिंक स्कॉटलैंड में। देर आर 25 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पहला तो सही है, 25 नहीं है, देर आर द 25 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको पूरा करना है, 25 नहीं है 17 है, तो पहला सही हो जाता है, ठीक है ना। करेक्ट ही बात कर रहा है तो पहला सही हो जाता है। तो ये लिखा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट द यूनिवर्सल कॉल ऑफ द एक्शन टू एंड द पॉवर्टी एंड द प्रोटेक्ट द प्लैनेट बाय द 2030। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब तक पूरे करना, 2030 तक, पर एक रिपोर्ट आई थी 2030 तक हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे पूरे, तो एक्सटेंड हो सकता है 2040 तक। लिखा हुआ दे आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लिविंग नो वन बिहाइंड, ये याद रखना, इसकी टैगलाइन है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना। द एसडीजी रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उसने किनको आपको रिप्लेस किया, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को किया था जो हमारे एफर्ट्स थे 2000 के आसपास के। द MDG established द measurable universally agreed objective to tackling the extreme poverty and the हंगर प्रिवेंटिंग, ये मैं बता देता हूँ। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, 169 टारगेट थे, इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल एंड द बैलेंस ऑफ द 3 डायमेंशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल। इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, सोशल भी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल भी होनी चाहिए। 17 गोल्स मैं बता देता हूँ आपको। अगर पहला बोला जाता है जो सस्टेनेबल वो है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं, दूसरा है जीरो हंगर, फिर है गुड हेल्थ एंड द वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन चौथे पे आता है, जेंडर इक्वालिटी आता है नंबर 5 पे। जेंडर इक्वालिटी महिलाएं ज़्यादातर याद रखें, ठीक है ना, पहला जरूर याद रखें, नो पॉवर्टी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 पे, अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी 7 पे, डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये भी आगे देखो 10वां और 5वां। अच्छा, गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड द कम्युनिटीज़ है, 12 पे आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, 13 पे आपको क्लाइमेट चेंज, ये भी याद रखना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत बातें हो रही है आजकल। लाइफ बिलो वाटर 14 जो आपका वो मरीन लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ ऑन लैंड ये टेरिटोरियल से रिलेटेड आपका 15वां है। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ये 16 पे, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स ये 17 पे। 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य जिन्हें बोला जाता है, 2030 का लक्ष्य था। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा गलत है। नेशनल आर्कटिक एंड द ओशन रिसर्च सेंटर गोवा में, ठीक है ना, और ये मैं बता देता हूँ वास्को डिगामा में। वास्को डिगामा के नाम पे एक जगह का नाम है, याद रखना। वास्को डिगामा 1498 में पुर्तगीज़ थे जो भारत आए थे, भारत की खोज का जिन्हें बोला जाता है वास्को डिगामा, तो ये सही है। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज इकोलॉजी कोची में, ये भी सही है, कोची केरला में। मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में, और सेंटर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है ये आपका कलकत्ता में आई थिंक सो, ठीक है ना, ये विशाखापट्टनम में नहीं है, ये कोलकाता में, ठीक है ना। मैं थोड़ा बता देता हूँ, मैंने लिखा तो है कहीं पे, एक सेकंड रुकना है, हाँ लिखा हुआ है मैंने, कि अगर बात की जाती है नेशनल अंटार्कटिक एंड द ओशन रिसर्च सेंटर, अगर इसकी बात की जाए तो गोवा वास्को डिगामा में 25 मई 1998 में बना था। कब बना था, 25 मई 1998 को, ठीक है ना। डायरेक्टर है इसके मुथुलुगु रविचंद्रन। कौन इसके हेड, मुथुलुगु, इसके मुथुलुगु रविचंद्रन। लिखने की जरूरत नहीं इनका नाम, बस इतना याद रखना कब बना था, क्योंकि हाल में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। नेशनल अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, गोवा वास्को डिगामा में। अच्छा, नेक्स्ट आता है सेंटर फॉर द मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड द इकोलॉजी कोची केरला में, ये भी 1998 में बना था। फिर आता मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो आता है ये आपका बना था अगस्त 1949 में। और सेंट्रल इंलैंड वाटर स्टूडियो था, तो ये कोलकाता में ना, और ये 1967 लिखा हुआ है। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो था स्टैब्लिश 1967 एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के फॉर्म में। कंपनीज एक्ट 1956, याद रखना कि अभी पढ़ाऊंगा, जो कंपनीज एक्ट था 1956 का अमेंडेड हुआ है, अब जो कंपनी एक्ट आता है वो 2013 का, हम उसे फॉलो करते हैं। हेडक्वार्टर कोलकाता में,
ठीक है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के आपके कौन है यार मिनिस्टर? आई थिंक कौन थे यार? क्या था यार, मांडविया थे कि क्या थे नाम इस तरीके से था। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मांडविया, आई थिंक मांडवी है शायद से, मेरे थोड़ा दिमाग से उतर गया नाम से उतर गया यार, सॉरी। चलो मैं एक काम करूँगा, एक 2 क्वेश्चन हो गए ना, मैं लिख देता हूँ यार मैंने किस किस का जवाब देना अभी। एक तो मैंने बोला था कि आपका CGI, ठीक है ना, नए CGI कौन है, वो आपके लिए क्वेश्चन है, मैं तो लिखूँगा ही लिखूँगा खैर। और दूसरा जो था आपका, दूसरा आपने याद रखना है कि दूसरा जो क्वेश्चन है मांडविया, यार मुझे मांडविया याद आ रहा है, H मांडविया कुछ ऐसे था, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। मनसुख एल मांडविया, आ गया याद यार, मनसुख एल मांडविया। ठीक है, लिख ही रहा था मैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, मनसुख एल मांडविया, तो ये लिखने की जरूरत, मनसुख एल मांडविया, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली रिवर जो थी वॉज डन बाय द CIWTC, ठीक है ना। बाकी देख लो यहाँ पर सेंटर्स लिखे हुए हैं, तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया नोएडा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी गोवा में, नेशनल इंस्टीट्यूट इंडियन नेशनल ओशनिक इन्फॉर्मेशन सर्विस सेंटर हैदराबाद में, इंडियन ओशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है आपका चेन्नई में, नेशनल अंटार्कटिकल ओशन रिसर्च सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है यार गोवा में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स इन इकोलॉजी कोची में, मरीन इंजीनियरिंग अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कोलकाता में, नेशनल वाटर सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट गोवा में, और नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट आपका रुड़की में। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अंडर विच शेड्यूल द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना, 1956 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया था, आर द फॉर्मेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड, तो ये देखने को मिलता है, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ये शेड्यूल 3 में देखने को मिलता है इससे रिलेटेड, तो ये थोड़ा लिख लेना यार, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो लिखो द कंपनीज एक्ट 2013 रिटेन्ड एंड द 4 to 16 शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 विद द चेंज ऑफ द इंट्रोड्यूस 3 न्यू शेड्यूल्स टू कवर द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर CSR एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो शेड्यूल फर्स्ट में आता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सेक्शन 4 and 5 में, शेड्यूल सेकंड में आता है डेप्रिसिएशन सेक्शन 1 to 3, शेड्यूल थर्ड में आता है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, तो वही बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें आता है, 3 साल की बैलेंस शीट बनती है, ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड में। 4 में कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, 5 में आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द मैनेजर, तो इसमें लिखा हुआ है। 6 में आपको देखने में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, 7 में आपको कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, लिख लेना यार ये, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं अभी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो आगे करेंगे, देख रहे होंगे आप 101 से लेके 120 तक भी आएंगे, बट अब टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेगा ये, ठीक है ना। तो 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन मैं देता रहूँगा इसके। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको भेजता रहूँ, खासकर इस लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है। और फेसबुक पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, इंस्टाग्राम पर हम वहाँ पर भी हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो वीडियो का जो PDF होगा ना, इस वीडियो का जो PDF होगा वो मैं अपने जो बोल सकते हैं सॉरी टेलीग्राम चैनल उस पर आपको क्या कर दूँगा, भेज दूँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।